ये कहानी है उस इंसान की जो एक मामूली टायर पंचर की शॉप पर काम करता था, लेकिन आज पूरी दुनिया उसे चैंपियंस किलर के नाम से जानती है। आइए साथ मिलकर देखते हैं एलेक्स परेरा का एक टायर पंचर की शॉप से लेकर UFC के 2 डिवीज़न चैंपियन बनने तक का सफ़र। साल है 2004। साओ पोलो की गलियों में एक परिवार अपने बेटे की मौत का शोक मना रहा है। वह अपने पीछे अपने 6 भाई बहनों को छोड़ गया, जो दुनिया की सबसे मुश्किल और सबसे कठिन चढ़ाइयों पर चढ़ने का प्रतीक बनेंगे। आप अपने 18 साल के खुद को क्या सलाह देना चाहेंगे? सब कुछ फिर से करो। साल है 1995। जहां मैं बड़ा हुआ वह साओ पाउलो का एक कठिन इलाका था। वह बहुत गरीब जगह थी जहां बेहतर भविष्य की कोई उम्मीद नहीं थी। अधिकतर लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते थे, अक्सर अस्थायी लकड़ी की झोपड़ियों में। हम 7 बच्चे हैं। हम 7 बच्चे थे। मेरे पिता एक राजमिस्त्री थे। वह कुछ पैसे बचा लेते या घर के लिए कुछ निर्माण सामग्री ले आते। वह अपनी नौकरी के बाद थोड़ा थोड़ा करके हमारा घर बनाते थे, लेकिन परिवार बहुत बड़ा था। हम यहाँ 9 लोग रहते थे। मेरी माँ एक गृहिणी थी। वह हमेशा अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा करने की कोशिश करती थी, लेकिन 7 बच्चों की परवरिश करना मुश्किल था, खासकर उस बुरी जगह में जहाँ हम रहते थे। मैं स्कूल में या सड़कों पर बहुत लड़ाई किया करता था, लेकिन वह कभी भी अकेला नहीं लड़ता था। जब हम बच्चे थे तो मैं और मेरा भाई बहुत करीब थे, जैसे आज मेरे 2 बेटे हैं। हम हर जगह साथ जाते, सब कुछ साथ करते थे। हमने बहुत सारी लड़ाइयाँ की। हम बहुत शरारती थे। मुझे पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं है, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, यहाँ तक कि मेरी पुर्तगाली भी खराब है। तो एलेक्स ने बहुत ही कम उम्र में नौकरी कर ली थी। मैं सिर्फ 12 साल का था जब मैंने टायर की दुकान पर काम करना शुरू किया। एक छोटे लड़के के लिए यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मैं यहाँ पूरे दिन रहता था। मैं यहाँ सुबह 7 या 8 बजे आता था और रात के 7 या 8 बजे तक रहता था, और इसका मेरे शरीर पर असर पड़ा। वह मजबूत था, हर काम में माहिर था। वह मेरा सबसे अच्छा कर्मचारी था। जब मैंने काम करना शुरू किया तो मैं हमेशा कुछ पैसे बचाकर अपनी माँ की मदद करता था। वह पैसे कभी खर्च नहीं करता था, वे उनके लिए थे ताकि वे घर के खर्चों में मदद कर सकें। हालांकि उसके भाई ने कोई और रास्ता चुना। जब मैं 15 साल का था और वह 16 का, तो हम दोनों अलग होने लगे, क्योंकि मैं फुल टाइम काम कर रहा था और वह डीलिंग कर रहा था, तो हम दोनों अलग हो गए। लेकिन टायर की दुकान पर हालात इतने भी अच्छे नहीं थे। मरम्मत की दुकान पर काम करना अच्छा था, लेकिन वहाँ कुछ बुरी आदतें भी लग जाती हैं। मेरे मामले में वह आदत शराब पीने की थी। मैं बड़ों के बीच था जो किसी भी नशे की लत वाले लोगों की तरह ही कमजोरियां रखते थे, और उस माहौल में मुझे कुछ बुरी चीजों से परिचय हुआ, जैसे शराब। मैं सिर्फ 12 साल का था और मेरे कंधों पर बहुत बोझ था। धीरे धीरे मेरी शराब पीने की मात्रा बढ़ती गई। जब मैं 16 साल का हुआ तो मैं हर दिन शराब पीता था। मैं एक दिन भी नहीं छोड़ूंगा। एलेक्स 17 साल का है जब उसका भाई गुजर जाता है। दुर्भाग्यवश उसने गलत रास्ता अपना लिया और अब वह हमारे बीच नहीं है। वो कैसे हुआ? उनके निधन का कारण क्या था? ड्रग्स? हाँ, समय के साथ मेरी शराब पीने की आदत और भी खराब हो गई। मैंने कई बार छोड़ने की कोशिश की। मैं प्रतिदिन 1 लीटर कच्चा पीता था। वह बहुत कठिन समय था। जब मैं 18-19 साल का हुआ तो मैंने सोचना शुरू किया, मैं हमेशा के लिए शराब कैसे छोड़ सकता हूँ। लोग हमेशा कहते हैं कि खेल आपको बचा सकते हैं। मैंने ऐसी कई कहानियां देखी हैं और इसी तरह मैं किक बॉक्सिंग करने लगा। मैंने कहा मैं ट्रेनिंग करना चाहता हूँ ताकि शराब छोड़ सकूं। साल 2012। एलेक्स 25 साल का है। आज उसके 2 बेटे हैं, लेकिन एलेक्स फिर भी संघर्ष कर रहा है। मैंने 4 साल शराब छोड़ने की कोशिश में बिताए। ये बहुत मुश्किल था, लेकिन 2012 में जब मैंने जेसन वर्नेस से मुकाबला किया तो मैं एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया। मैं थोड़ा डर गया था। दूसरे राउंड में एलेक्स नीचे गिर जाता है। वह किसी तरह फिर से खड़ा हो जाता है, लेकिन राउंड खत्म होने में सिर्फ 18 सेकंड बचे हैं। मुझे नहीं लगता कि वह इससे उभर पाएगा। मैंने सोचा मुझे रुकना होगा, वरना मेरी जिंदगी बिखर जाएगी। तब यह इंसान एलेक्स की जिंदगी में आया, ब्लैक कोविरा। जब मैंने उसे ट्रेन करना शुरू किया, वह रोज 1 लीटर का सासा पीता था। मैं उसमें देख सकता था कि वह बहुत नाजुक है। मैं एक दिन उसे रिंग में ट्रेन कर रहा था, उसे कुछ मुश्किल मूव्स सिखाने की कोशिश कर रहा था। मैं उसे कड़ी मेहनत करवा रहा था, इसलिए मैंने उसे सीधे पेट में मुक्का मारा और वह गिर गया। मैंने सोचा अगर वह कमजोर है तो क्या मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ? मेरे साथ उसका समय कुछ ही सेकंड में खत्म हो गया, लेकिन वह कुछ ही पलों में फिर से उठ खड़ा हुआ। मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे। मुझे एहसास हुआ कि वह कमजोर नहीं था, वो एक योद्धा था। वह अंदर से सड़ चुका था। उन चीजों के कारण जो उसने इस्तेमाल की थी, वह दूषित हो गया था। वीरा ने एलेक्स को बताया कि वह एक खास नुस्खा जानता है जो उसने अपने आदिवासी पूर्वजों से सीखा था, जो उसको शराब से हुए नुकसान को ठीक करने में मदद कर सकता है। एलेक्स के ट्रीटमेंट के दौरान
वीरा ने एलेक्स में कुछ खास महसूस किया। एलेक्स को इसका कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन बाद में उसके माता पिता ने कन्फर्म किया कि उसके कोच की तरह ही उसके दादा दादी भी एक आदिवासी थे। उसे ये नहीं पता था कि आदिवासी होना क्या होता है। हमने नृत्यों के साथ उसके पूर्वजों की आत्मा को वापस लाना शुरू किया। साल 1455 है। ब्राजील में एक जनजाति रहती थी जिसका नाम पताचो था। यह नाम समुद्र के पानी की उस आवाज से आया है जब पानी जमीन से टकराता है। उनकी भाषा अब विलुप्त हो चुकी है। इस भाषा को पिताशावा कहा जाता था। पिताशावा यानी योद्धा की भाषा, क्योंकि उनकी जनजाति में हर एक इंसान एक योद्धा था। सन 1500 में पेड्रो अल्वारेज काब्राल, एक पुर्तगाली खोजकर्ता, भारत पहुंचने के मिशन पर रवाना होते हैं। अपने मार्ग में बदलाव होने के कारण वे ब्राज़ील उतर जाते हैं। लगभग 75 सालों बाद पताचो जनजाति का सामना पुर्तगालियों से होता है, जो इस इलाके पर अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। विरोध शुरू होता है और वहां पर एक घमासान युद्ध छिड़ जाता है। 1757 में जनरल ओनीटर जोस आदिवासी भाषाओं को दबाने की कोशिश करते हैं। वे लड़कों को उनकी ट्राइब से अलग कर अलग अलग काम पर अलग अलग जगहों पर भेज देते हैं और लड़कियों को अलग अलग व्हाइट घरों में बांट देते हैं, जिसके कारण ये जनजाति खत्म होने की कगार पर आ जाती है। अनुष्ठानों से पहले पताचो लोग अपने शरीर पर प्राकृतिक रंग लगाते हैं, जिनका डिजाइन उन आत्माओं को दर्शाता है जो उस समय पर उसे बुलाना चाहते हैं। स्थानीय टुपी भाषा में पोवातान का अर्थ है पत्थर के हाथ। मुझे यह उपनाम मेरे पहले कोच ने दिया था। इसी वजह से मैंने एक चट्टान का टैटू भी बनवाया है। वीरा एलेक्स को एक अनोखी लड़ाई की तकनीक सिखाते हैं, जिसमें शरीर के विभिन्न कोणों से वार किए जाते हैं, लेकिन इंसान के दोनों पैर जमीन पर ही रहते हैं। वे इसे जगुआर स्टाइल कहते हैं। शराब छोड़ने के बाद मुझे अच्छे नतीजे मिलने लगे। पैसा आना शुरू हो गया। मेरी जिंदगी बेहतर हो गई। मेरी जिंदगी में कई नए रास्ते खुल गए। मैं लगभग हर लड़ाई जीत रहा था। मैं राज्य चैंपियन था, राष्ट्रीय चैंपियन था, मैं पैन अमेरिकन और साउथ अमेरिकन चैंपियन भी था। मैंने ओपन गेम्स भी जीते। सिर्फ इतना ही कि मैं शराब छोड़ने में कामयाब रहा ताकि वह कर सकूं जो मैं हमेशा से करना चाहता था। भले ही मैं मार्शल आर्ट्स का चैंपियन न भी बनता, मैं पहले ही जिंदगी का चैंपियन बन चुका था। जब तक कोई आकर से सब छीन न लेता। उस समय स्टाइल बेंडर एक ऐसी ताकत था जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता था। मेरी पहली लड़ाई अडेसानिया के खिलाफ चीन में हुई थी और उस समय मैं दुबला था, लेकिन अडेसानिया मुझसे भी ज्यादा दुबला था। और मैंने सोचा, ओह भगवान, मैं इस आदमी को मार डालूंगा। मेरा स्टाइल हमेशा अलग था। मैं अपने स्टाइल में बहुत सहज, बहुत रचनात्मक और बहुत बुद्धिमान था। मुझे लगता था कि मैं सबसे अच्छा हूँ। वो लड़का अच्छा था, मैं क्या कर सकता था? मुझे लगा कि मैंने आसानी से जीत हासिल की। आप हमारे चेहरों पर भी देख सकते थे, उसे लगा कि वह लड़ाई हार गया है। लेकिन जब उसका हाथ ऊपर उठाया गया तो वह हैरान रह गया। मुझे लगता है जीतने का हकदार मैं था। कुछ लोग कहते हैं मैं नहीं था, पर मुझे लगता है मैं था। हालांकि आप हार गए, लेकिन बहुत से लोगों का मानना था कि फैसला आपके पक्ष में आना चाहिए था। मैंने लड़ाई जीती थी। ओह खैर, यही होता है जब आप फैसला जजों पर छोड़ देते हैं। एलेक्स और इजी 3 बार और लड़ेंगे, लेकिन फैसला कभी भी जजों पर नहीं छोड़ेंगे। मुझे 2017 में एक बार फिर अडेसानिया से लड़ने का मौका मिला। वो ब्राजील में था। हमने पहला राउंड लड़ा और हम लगभग बराबरी पर थे। जब हम दूसरे राउंड में गए, उसने कुछ पंच मारे। मैंने उसे डगमगाया। मैं बस थक गया था। लेकिन फिर रेफरी ने उसे बचा लिया और उसे आराम करने के लिए 8 की गिनती दे दी। क्या हम उसके होम टाउन ब्राजील में थे? तीसरे राउंड में उसमें जोश आ गया। उसने रफ्तार पकड़ ली। वह 2 राउंड पीछे था। 2 पंच। उसने पहला पंच बचा लिया, लेकिन दूसरा लेफ्ट हुक उसे लग गया। वह बेहोश होकर गिर गया। मेरी पहली और इकलौती नॉकआउट हार थी। और फिर ये बच्चा, जिसकी शक्ल बिल्कुल बच्चे जैसी थी, आकर बस जमीन पर लेट गया, जैसे कि। और मैंने सोचा ये तो मजाक कर रहा है ना? शायद ये उसका बच्चा ही होगा, है ना?
क्या वो उसका बच्चा था? मुझे नहीं पता, हो सकता है वो ही हो। वैसे भी अगर तुम्हारे पापा तुम्हें नहीं डांटेंगे तो मैं डांट दूंगा। ये तो बहुत मजेदार है। इजी इसे हमेशा पर्सनल तरीके से याद रखेगा। देखते रहो। फिर 2017 में मैंने ग्लोरी चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और जीत हासिल की। मैंने कई बार अपना ग्लोरी टाइटल डिफेंड किया। फिर मुझे लाइट हैवीवेट बेल्ट के लिए लड़ने का मौका मिला और मैं 2 अलग अलग वेट क्लास में चैंपियन बन गया। इसी समय एडेसानिया यूएफसी के टॉप पर पहुंच जाता है। बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई लड़का यूएफसी में इतनी चर्चा के साथ डेब्यू करे। सब कुछ एकदम सही लगता है जब तक एक वाइल्ड कार्ड सामने नहीं आ जाता। मेरा परिचय ग्लोवर से हुआ था। यूएफसी के अनुभवी ग्लोवर टेक्सेरा ने एलेक्स को अपने साथ ट्रेनिंग करने के लिए बुलाया ताकि वह डियागो सेंटोस के खिलाफ अपनी नंबर 1 कंटेंडर फाइट की तैयारी कर सके। हमारी पहली मुलाकात यहीं हुई थी। हमने जिस दिन पहली बार मुलाकात की उसी दिन एक फोटो ली थी। हम सीधे ट्रेनिंग में लग गए और यार हम तुरंत ही एक दूसरे से जुड़ गए। मैं यहाँ उसे किसी भी तरह से मदद करने आया था, लेकिन आखिर में मुझे ही सबसे ज्यादा मदद मिली। हमने बातें शुरू की और पता चला कि हमें एक जैसी चीजें पसंद है। मैंने उसे जूजित्सु में कुश्ती करना सिखाया और उसने सबको अपनी स्ट्राइकिंग से मदद की। और मुझे एहसास हुआ कि अब मेरे लिए सिर्फ किक बॉक्सिंग ही काफी नहीं है। वह बहुत मजबूत है आदमी। वह बस चाहता है कि तुम उसमें विश्वास करो। और ये है कि उसे अपना मुंह खोलना ही पड़ा। इजराइल एडेसानिया के एक इंटरव्यू का वीडियो है जिसने मुझे बहुत प्रेरित किया। दिन के अंत में कोई नहीं जानता कि वह कौन है, और जब मैं चैंपियन बनूंगा, जब मैं एक लीजेंड बनूंगा, तो वह वही आदमी होगा। वो किसी पब में बैठा होगा और मेरे बारे में बातें कर रहा होगा। उस आदमी को एक बार हराओ, मुझे चुनौती महसूस हुई। अगर इजी चुप हो जाती तो वह वहीं रहता जहां वह पहले था। हेलो दोस्तों, अब यह पर्याप्त आधिकारिक यूएफसी है। धन्यवाद। मैं इस परिवार का हिस्सा बनकर बहुत खुश हूँ। अक्टूबर 2021। मैं इस आदमी का पदार्पण देखने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। यह इस खेल में अब तक हुई सबसे भयंकर लड़ाइयों में से एक है। एलेक्स एडेसानिया का पीछा करना शुरू कर देता है जबकि ग्लोवर लाइट हैवीवेट के लिए फाइट कर रहे हैं। जैसे एक ही लक्ष्य वाला आदमी, एक ही रास्ता, इसके अलावा और कुछ नहीं सोचना चाहिए। मुझे ये किसी भी चीज से ज्यादा चाहिए दोस्त। यूएफसी करियर के सिर्फ 4 साल बाद इजराइल एडेसानिया अब तक के सबसे महान मिडलवेट चैंपियन बनने की राह पर है। ग्लोवर के साथ कुछ समय तक ट्रेनिंग करने के बाद एलेक्स दोबारा डेनबरी कनेक्टिकट चला जाता है और वहाँ पर वो अपने लिए एक घर खरीदता है। तुम्हें आखिरकार एक मेंटर मिल ही गया है ना यार। ये एक बिजनेस है, ये एक अलग तरह का बिजनेस है। सिर्फ तुमने आखिरकार एक मेंटर ढूंढ ही लिया। वो एक दोस्त भी है। आप जानते हैं, हम अच्छे मित्र और अच्छे प्रशिक्षण साझेदार बन गए। अब ग्लोवर की भी एक अनोखी कहानी है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप मेरे चैनल के ज्वाइन बटन को भी दबा सकते हैं, जिससे आपको वो कंटेंट मिलेगा जो किसी और को नहीं मिलेगा, जैसे कि मेरी एडिटिंग स्किल्स और कैसे मैं अपनी वीडियो को एडिट करता हूँ, ये सब वगैरह। अगर आप ये सब देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जुलाई 2022। एलेक्स और इजी एक ही कार्ड पर लड़ते हैं लेकिन एक दूसरे के खिलाफ नहीं। इस लड़ाई की कहानी और इसके महत्व के कारण इसे जल्दी आगे बढ़ाया जा रहा था। मैंने इसका स्वागत किया क्योंकि मैं जानता हूँ इसके पीछे कैसी विरासत है। मंच पर सबसे अच्छा स्ट्राइकर कौन है? मेरा मतलब है, मैं तो खुद को कहूंगा, लेकिन असल में वही आदमी था जो सो गया था। वही आदमी। तो क्या तुमने पूरी लड़ाई देखी थी? नहीं, मैं वो नहीं देखता। बिल्कुल, अगली बार अपना काम ठीक से करना। ओ यार, मैंने चैंपियन को मेल कर दिया जिसमें फ्रेड की घड़ी में डिप्स थे। ओह नहीं। मुझ पर भरोसा करो, उसे पता है कि पिछली बार मैंने उसे स्केट्स पर डाल दिया था, और इस बार जब मैं तुम्हें स्केट्स पर डालूंगा तो तुम्हें एल्सा की तरह जमा दूंगा। एलेक्स ले। सुनो भाई, तुम्हें अपने बंदे पे ध्यान देना चाहिए, वो भी तुम्हें धूल चटा देगा। हाँ, जैसे उसने तुम्हें सुला दिया था। जैसा मैंने कहा, इस बंदे पर ध्यान दो। मजबूत प्रतिद्वंदी है, तुम्हें ध्यान देना चाहिए। देवियन ने इस पूरे फाइट कैंप में मेरे बारे में तुमसे ज्यादा पूछा है, तो तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। मुझ पर भरोसा करो, वो तुम्हें सुला देगा। तुम्हें भी। क्यों ना तुम मुझे बताओ कि क्या ना करना चाहिए। लेफ्ट हुक। मेरा मतलब है यही वही हुक है जिससे उसने एडेसानिया को नॉकआउट किया था। ओ नहीं, ये तो क्या? हमें पता है अगला कौन है। उस पंच पर भरोसा रखो। अगली बार जब मैं तुम्हें स्केट्स पर डालूंगा तो तुम एल्सा की तरह जमे रह जाओगे। मैं यहीं छोड़ता हूं। 20 हो गए, 5 बाकी हैं।
ऐसा लग रहा है कि हम चैंपियन के लिए 3-1 की बढ़त को आराम से देख रहे हैं। मुझे लगा मैं हार रहा हूँ। मुझे पता था क्योंकि मेरे कॉर्नर ने मुझे बताया था, सुनो हम काफी पीछे हैं, अगर तुम्हें चैंपियन बनना है तो तुम्हें अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी। फिर मैंने पूछा, क्या मुझे ये फाइट जीतने के लिए उसे नॉकआउट करना पड़ेगा? और उसने कहा हाँ, तुम्हें उसे नॉकआउट करना ही होगा। 5वां और आखिरी राउंड, ये मेरी जिंदगी का राउंड है। मैं खुद को बहुत अच्छा, बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ। मैं पहले से ही पंजीकृत था, मुझे पता था कि मैं चैंपियन बनूंगा। मैं आपसे कहता हूँ, मैंने रोज एक जंग लड़ी है। जब पाटन ने डेब्यू किया, मैंने कहा था 1 साल 1.5 साल में वह इस कैटेगरी का चैंपियन बन जाएगा, और ठीक 1 साल में वह बन गया। सच कभी कभी दुख देता है। The new UFC middleweight champion of the world, ladies and gentlemen, Alex Pereira. So close again. It's okay, I'll get him again. अगर आप चैंपियन बनते हैं तो क्या आप अडेसानिया को रीमैच देंगे? मैं तो जितनी बार वो चाहे उससे लड़ूंगा। मेरे लिए एलेक्स के डिवीजन में भविष्य को लेकर अब अफवाहें फैलने लगी हैं। लोग बहुत चर्चा कर रहे हैं कि क्या एलेक्स पेरेरा को वेट क्लास ऊपर जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि वह बहुत बड़े हैं। मिडिलवेट डिवीजन ने मुझे थका दिया था। वजन घटाने की जद्दोजहद हमेशा से ही बहुत मुश्किल रही है। पेरेरा आमतौर पर एक 185 पाउंड से करीब 40 पाउंड ज्यादा वजन के साथ चलते हैं और बहुत विशाल हैं। जिस पल मैंने यूएफसी में कदम रखा, सब कुछ मुश्किल था, लेकिन हालात हर बार और भी खराब होते गए। मुझे हैरानी है कि वह कितने समय कर सकता है। फिर मेरी पहली टाइटल डिफेंस हुई। ये एक बार फिर अडेसानिया के खिलाफ रीमैच था। ये फाइट, जैसा कि मैंने कहा है, ये मेरा 8 माइल पल है। यही मौका है, इसका एक और मौका मैंने अपने कंधों पर ले लिया है। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी है ताकि इस हफ्ते मैं इस आदमी के साथ सबसे बुरा कर सकूं। अब मैं इस बकवास से तंग आ चुका हूं। तुम लोग मुझे लड़ते देखना चाहते हो? उसने पिछले 3 मुकाबलों में भी यही किया था। उसने वही बातें कहीं और किया, कुछ भी नहीं। पिछले 3 मुकाबलों में यह किसने किया था? उसने वही बातें कही और बस इतना ही मायने रखता है। बस यही मायने रखता है। वो समझता नहीं मैंने क्या कहा। इस हफ्ते के अंत में हम लड़ेंगे और देखेंगे सबसे बेहतर कौन है। और तुम्हारे लिए इजी, शनिवार को क्या महत्वपूर्ण है? क्या यह यूएफसी टाइटल वापस पाने और फिर से वर्ल्ड चैंपियन बनने की बात है, या सिर्फ उसे हराने की? मैं उसकी गर्दन लेने आ रहा हूँ। द लास्ट स्टाइल बेंडर का अटूट विश्वास है कि इस ऐतिहासिक सीरीज में आज रात आखिरकार उसका ही पल होगा। सर, हम तैयार हैं सर। पहला राउंड, चलो शुरू करें। इजी के चेहरे पर गुस्से का भाव है। अब राउंड के आखिर में बाड़े यहाँ शिकार कर रहा है। ओह, इस वार ने उसे चोट पहुंचाई। इजी को यहाँ सावधान रहना होगा। बाड़े बहुत खतरनाक है। ओह, शरीर पर वार और ऊपर से दायां हाथ। ओह, बाड़े ने बाईं हाथ से वार किया। लड़ाई के बाद इजी ने दर्शकों में एलेक्स के बेटों को देखा। सब कुछ खत्म होने से पहले क्या आपको लगता है कि आप फिर से एलेक्स से लड़ेंगे? क्यों? ठीक है, आप महसूस नहीं करते। मेरे करियर में अब कुछ फाइट्स बची हैं, 20 से भी कम। मैं बाकी सबको खुश करने के लिए बार बार उसी आदमी से लड़ने में अपना समय नहीं बिताना चाहता। मैं बस खुद को साबित करना चाहता था कि मैं उसे हरा सकता हूँ। मैंने वो कर दिखाया है, इसीलिए वो मुझसे लड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत है। बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। उन्हें इसकी जरूरत है, मुझे नहीं। कुछ समय पहले मैं ब्राजील में गाड़ी चला रहा था और एक टायर की दुकान के पास से गुजरा। मैंने देखा कि लोग मेहनत से काम कर रहे थे, पसीना बहा रहे थे, और मैंने सोचा, यार क्या जिंदगी है। अगर मैं अपने छोटे 12 साल के टायर शॉप वाले खुद को कोई सलाह दे सकता तो वो यही होती, कभी हार मत मानना।
तुम्हारी जिंदगी बहुत कठिन होगी, लेकिन तुम्हारे अंदर अपार संभावनाएं हैं और तुम दुनिया को जीत लोगे। अपने आप को अच्छे लोगों से घेरो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बहुत से लोगों को देखता हूं जो अपनी पहली लड़ाई के लिए जाते हैं, और कोई भी ऐसा कर सकता है क्योंकि वहां जाने के लिए बस थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। लेकिन असली साहस उसी के पास है जो वापस आता है, जो मुश्किल हालातों से गुजरता है और फिर लौटता है। वही है असली बहादुर। अब जब इजी के खिलाफ रीमैच की संभावना खत्म हो चुकी है तो अब एलेक्स एक घोषणा करता है। मेरी अगली फाइट 205 वजन वर्ग में होगी। मैं उस वजन वर्ग में बहुत अच्छा हूँ, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अब हम इतिहास रचने जा रहे हैं, एक और खिताब। नवंबर 2023। ये दिखने में साधारण एक रेडिट पोस्ट एकदम से वायरल हो जाती है। आप मुझे यहाँ बोलते हुए और अपनी कहानी का थोड़ा सा हिस्सा साझा करते हुए देख रहे हैं कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं पहले क्या करता था, मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सब कुछ संभव है। शायद आप चैंपियन नहीं बनना चाहते, कोई फाइटिंग चैंपियन नहीं, लेकिन आप जीवन में चैंपियन बनना चाहते हैं। उसकी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि वह एक खराब शुरुआत को पार कर सका और कड़ी मेहनत और आत्म सुधार के रास्ते को चुना। क्या आपको लगता है कि आपके भाई आपके साथ होते, जो कुछ भी आप झेल रहे हैं उसमें आपका साथ देते, या आपको लगता है कि वह एक फाइटर होते? मुझे लगता है कि उनमें भी फाइटर बनने की काबिलियत थी, और शायद अगर उन्हें इसके बारे में पता होता, शायद वह आज मेरे साथ यहाँ होते, क्योंकि हमारी ज्यादातर लड़ाइयों में आमतौर पर उन्हीं का पलड़ा भारी रहता था, हमेशा जीतता था। तो मुझे लगता है कि वह बहुत शानदार होता। एलेक्स लाइट हैवीवेट बेल्ट जीतता है, जबकि एडेसानिया अपनी बेल्ट सीन स्ट्रिकलैंड से हार जाता है। कुछ महीनों बाद वो एक इंटरव्यू करता है जिसमें वह एलेक्स के बारे में बात करता है। वह वही आदमी बन जाता है जो खुद बार में बैठा है। मुझे पता है कि किसी चैंपियन के लिए किसी को चैलेंज करना असामान्य है, लेकिन मेरे पास कुछ अधूरे काम हैं। ये कोई ऐसा है जिसने एक तरह से मुझे प्रोत्साहित किया। उसने एक वीडियो में कहा था कि मैं बार में ही रह जाऊंगा। इस आदमी ने हाल ही में यह भी कहा कि वह केवल 2027 में ही वापस आएगा, और जैसे उसने मुझे बचाया था वैसे ही मैं भी उसे बचाना चाहता हूं, क्योंकि वह एक प्रतिभा है। वह अभी आ सकता है और हम खिताब के लिए मुकाबला कर सकते हैं। इसके बाद एलेक्स पेरेरा एक ही साल में बैक टू बैक 3 नॉकआउट्स करते हैं, और जबकि इजी बैक टू बैक 2 और फाइट हार जाते हैं, और बाद में एलेक्स और इजी दोनों में दोस्ती हो जाती है। फिर एलेक्स की जिंदगी में आता है एक दागिस्तानी फाइटर एंकलायव। और एलेक्स पेरेरा ये फाइट यूनानिमस डिसीजन से हार जाते हैं। इसके बाद एलेक्स पेरेरा का रीमैच होता है दोबारा एंकलायव के साथ। एंकलायव ने एलेक्स के बारे में ट्विटर पर बहुत सी बुरी बातें कही, पर कभी एलेक्स ने उस बात पर एंकलायव को कभी भी जवाब नहीं दिया। एक दिन एलेक्स और एंकलायव की टीम एक ही बिल्डिंग में साथ थी, तो एलेक्स ने एंकलायव से बात करनी चाहिए, पर वहाँ पर एक लड़की थी। उस लड़की ने बोला कि आप एंकलायव के साथ बात नहीं कर सकते, कुछ प्रोटोकॉल की वजह से वह बात नहीं कर सकते थे। और ये बात जब एंकलायव के पास पहुंची तो एंकलायव एलेक्स की टीम के पास आ गए। नहीं, मतलब ऐसा है, वो आदमी वहाँ आया जैसे उसने कहा था, मेल वहाँ बैठा था, कुछ भी नहीं। मूल रूप से तुम यहाँ बैठे थे और उसका प्रोफेसर वहाँ था। हम यहाँ बैठ गए, उसने कुछ नहीं कहा, उस आदमी से कुछ नहीं कहा, और फिर उस आदमी ने फेस टाइम पे कॉल कर दी। पहले से ही उसे बुला रहा था, जैसे कि लोग यहाँ हैं, टीम यहाँ है और मैं अकेला हूँ, है ना? तुम वहाँ हो, एलेक्स वहाँ है, प्रोफेसर वहाँ है। वो आदमी आया, जैसे ही आया डोमिनियो से, ऐसे ही एलेक्स फ़ोन पर था, वो ऐसे ही बहुत पास आ गया। तो फिर एलेक्स ने ऐसे किया जैसे ओह चालाक आदमी। फिर वो आदमी यहाँ बैठ गया और बोला, उसकी मुद्रा थी, तो तुम क्या बात कर रहे हो? प्रोफेसर को यहाँ बुरा दिखा रहे हो, वो अकेले हैं, तुम लोग वहाँ हो, उसे घेर रखा है और अब मैं यहाँ हूँ। फिर ऐसा हुआ कि हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे और मुझे एक और अनुवादक चाहिए था। उस आदमी ने मेरे बारे में इंटरनेट पर बकवास बातें कही। भाई मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी मुद्रा ऐसी थी जैसे वह एलेक्स को डराने की कोशिश कर रहा हो, समझे? उन्होंने महिला से पूछा था कि क्या आप यहाँ हैं, और उन्होंने कहा कि वे इमारत में छुपे हुए थे। और उन्होंने पूछा कि वे इमारत में क्यों छुपे हुए थे। उसने कहा कि मूल रूप से उन्होंने उसे वहीं रोक लिया और कहा कि अब तुम बाहर नहीं जा सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता,
वह मुझे देखना चाहता था और मैं यहाँ हूँ। तो फिर अब इसका क्या मतलब है? अब इसका क्या मतलब है? अब वह जो चाहे कह सकता है। हम अब झगड़ा नहीं कर सकते। पेशेवर हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन किसी दिन मैं तुम्हें मारूंगा। मैं तुम्हें खुली हथेली से मारूंगा, तुम्हारे चेहरे पर। में हम 4 अक्टूबर को लड़ेंगे। हमें अब और अधिक शब्दों का आदान प्रदान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैंने कुछ नहीं कहा। अब हम आमने सामने आ रहे हैं, यह एक टकराव है। अब दिख गया कि ये एक टकराव है, समझे? और तब एलेक्स ने बोला कि अगर मैं एंक्लावे की जगह पर होता तो मैं कोई प्रोटोकॉल नहीं देखता, मैं तुरंत ही उससे मिलने आ जाता। मैं कहना चाहता था कि लड़की वहां थी, सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। लड़की कह रही थी कि यह पीआई का प्रोटोकॉल है। आदमी वहां है, अपनी टीम के साथ है। तुम वहां अंदर छुप कर नहीं रहोगे। अगर तुम होते तो मैं कहता तो चलो इस नियम को तोड़ते हैं, मैं यहीं रहूंगा यार। Шама! Шама уже давно потушили. No Шама. There is no more Shama. We killed it. और इस फाइट में एलेक्स पेरेरा एंक्लाव को सिर्फ 1 मिनट 20 सेकंड में नॉकआउट कर देते हैं।